नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला। और पहला सवाल मैं जो ले रहा हूं ये पूछा है राहुल त्रिपाठी जी ने। राहुल जी, आपने कहा है कि सर मैं आपको अपना फाइनेंशियल गुरु मानता हूं और आपकी गाइडेंस में मैंने पिछले 3 साल से इन्वेस्ट किया है और अभी मेरे पास 7 to 8 लाख हैं। मैं अपनी वाइफ के नाम से SIP करना चाहता हूं। 7 से 8 लाख को स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD कर दूं और फिर उससे 20,000 पर मंथ की SIP करूं। मेरा 5 से 7 साल का टारगेट है और उसके लिए आपने कुछ फंड्स भी चुने हैं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और कोटक मल्टी कैप फंड। तो आप इस पर मेरी राय जानना चाहते हैं। तो राहुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी गाइडेंस को फॉलो किया और मुझे उम्मीद है उससे आपको फ़ायदा मिला होगा। अब बात करते हैं आपकी जो प्लानिंग है उसके बारे में। तो राहुल जी, जैसा आप कह रहे हैं कि आप 7-8 लाख रुपीज़ को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD में रखेंगे, तो यदि मैं मान के चलूँ कि आप 8 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं और उस पर 8% का ब्याज मिलता है, तो 64,000 रुपीज़ एक साल के होते हैं। यदि मंथली हम बात करें तो ये करीब 5,300 रुपीज़ के आसपास होंगे। तो आप कह रहे हैं कि 20,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP करना चाहते हैं, वो यहाँ पर मुमकिन नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको फिर मतलब किसी तरह से FD मैच्योर होगी तो उसके बाद में आप उसे री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये कह रहे हैं कि पैसों को FD में कर दें, उसके इंटरेस्ट को आप SIP के रूप में री इन्वेस्ट करें, तो वो ऐसा पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि यदि आप ये चाहते हैं कि आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, यानी कि जो अभी आपके पास पैसे हैं उसे आप FD में रख दें ताकि एटलीस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपका सेफ है, उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 20,000 तो नहीं मिलेगा, बट 5,000 6,000 जो भी मिलेगा उसकी आप SIP यदि पर मंथ कर रहे हों, तो ऐसे में ऐसा सही है कि कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन इस पर आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा जितना कि यदि आप पूरे पैसे को अभी इन्वेस्ट कर दें और फिर वो पैसा ग्रो हो। रिस्क अधिक है लेकिन रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद रहेगी। तो मेरे हिसाब से इस तरह से पैसे को डिपॉजिट करके वहाँ से फिर SIP करने की बजाय आप एक काम कर सकते हैं, इस पैसे में से कुछ पैसों की आप FD कर लें और उसे आप टच ना करें। उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका, यानी क्यूमुलेटिव ऑप्शन आप ले सकते हैं ताकि वो आपका जुड़ता रहे और 7-8 साल के बाद आपके पास एक अच्छी राशि इकट्ठा हो सके, यानी कि जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे उससे ज़्यादा पैसे आपको मिल पाएंगे। बाकी आधे पैसे जो हैं उसे आप इसी वक्त पर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें। SIP करने के बजाय आप उन्हें एक साथ इन्वेस्ट करें, एक ही दिन ना करें। यदि मान लीजिए 8 में से 4 लाख रुपए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं, तो उसे आप 50,000 रुपीज़ के हिसाब से 8 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर लीजिए। विद इन अ मंथ आप पूरे पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर आप उसे भूल जाइए 7-8 साल के लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो वो मेरे हिसाब से बेहतर होगा। तो जैसा मैंने कहा कि 2 पार्ट में आप इन्वेस्ट कीजिए, आधा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में और आधा फिक्स डिपॉजिट में। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, जो आपने स्कीम चुनी है उसमें से एक हाइब्रिड फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप और एक लार्ज कैप फंड। तो आप बेशक इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट आपने कहा था वो SIP का अमाउंट था। अब यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इसे इक्वली 4 पार्ट में कर लीजिए। यदि आप 4 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख ईच आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है मेरी राय। यदि आपका कोई और फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्यारे आत्मा साहिब सिंह ने। साहिब सिंह जी, आपने सवाल पूछा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को लेकर और आपका सवाल यह है कि इस पर टैक्स किस तरह से लगता है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में क्योंकि इक्विटी एलोकेशन 35% से कम होता है, इसलिए इस पर नॉन इक्विटी फंड जैसे कि डेट ओरिएंटेड फंड्स या फिर गोल्ड और सिल्वर फंड की तरह टैक्स लगता है। और यहां पर कोई
शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में डिफरेंस नहीं होता है। जो भी इस पर कैपिटल गेन होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और फिर टैक्स स्लैब के हिसाब से आप 5% टैक्स स्लैब में आते हैं या फिर 10%, 20%, 30%, जिस टैक्स स्लैब में आप होंगे उस हिसाब से टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है प्रवीण कुमार जी ने। प्रवीण जी, आपने कहा है कि आप 1.5 लाख रुपीस एवरी ईयर लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इसके लिए आपने 2 फंड्स चुने हैं, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड एंड मोतीलाल ओसवाल S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड क्योंकि ये एक थीमेटिक फंड है तो मेरे हिसाब से इसमें रेगुलरली इन्वेस्ट करने की बजाय यदि आप एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड में करेंगे तो बेहतर होगा। और मोतीलाल ओसवाल S&P BSE एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है, हालांकि फैक्टर इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है, लेकिन क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है ये मेरे हिसाब से एक बेहतर चॉइस हो सकती है। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनके चैनल का नाम है वेब स्टूडियो और रियल नेम बताया नहीं है। तो आपने सवाल पूछा है ELSS फंड को लेकर। आप जानना चाहते हैं कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से यदि आपको पूरा पैसा रिडीम करना हो तो कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि ELSS में 3 साल का लॉक इन होता है, जिन यूनिट्स को 3 साल पूरे हो गए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट उन्हीं को आप रिडीम कर सकते हैं, बाकी यूनिट्स को आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। आपने कहा है कि आपको ज़रूरत है पैसे की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा संभव नहीं है। ELSS में क्योंकि लॉक इन होता है और यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलता है इन्वेस्ट करते वक्त। जिस साल आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंडीशन है कि मिनिमम 3 इयर्स के लिए आपको यूनिट्स को होल्ड करना होगा। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिस्टर SS यादव ने। यादव जी, आपने कहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि अपना ITR फाइल करता है और यदि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसमें बेनिफिट होने पर इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। चाहे कोई भी टैक्स पेयर हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो या फिर अपना खुद का बिजनेस करता हो, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर आपको फ़ायदा होता है तो उस पर टैक्स लगता है। और टैक्स के रेट जो होते हैं वो इस बात पर निर्भर नहीं करते हैं कि आप क्या काम करते हैं या आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्रॉफिट होगा तो उस पर आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।